वेलकम फ्रेंड्स। स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में कराई जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट सीरीज कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस के पेपर को सॉल्व कर लिया था। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एफआरओ 2021 में आयोजित किया गया पेपर, और ये जीएस के पेपर है। इसमें जीएस के 100 क्वेश्चन थे, जिसमें आज हम 50 क्वेश्चनों को करने का प्रयास करेंगे तथा उनमें से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट तथा अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन ये था, राज्यसभा के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? तो हमें सभी को पता है राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। और हर 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य रिटायरमेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है? ठीक है, तो हमको पता है ये अनुच्छेद 326 में संबंधित है। और इसमें से एक महत्वपूर्ण जो फैक्ट निकल के आपके सामने ला सकता हूँ मैं, वो ये है कि जो वयस्क मताधिकार की जो आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, ये कब की गई थी, मतलब किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी 61वां संविधान संशोधन 1989 में। ये राजीव गांधी जी के समय हुआ था, ठीक है। और ये संशोधन किया गया था, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा आदेश अवैध रूप से निरोध किए जाने के मामले में जारी किया जाता है? मतलब किसी व्यक्ति को आपने अवैध रूप से गिरफ्तार किया है या सही गिरफ्तार किया है, तो उसके लिए जो भी है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है। कि आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के संबंध में 5 तरह के रिट जारी करता है, जिनका जिक्र आर्टिकल 32 में है, ठीक है। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। वैसे तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, लेकिन जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद को आत्मा कहा जाता है, तब आर्टिकल 32 हो जाएगा। या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा है, तो ये आर्टिकल 32 हो जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, ठीक है, 5 तरह की रिट जारी करते हैं, ठीक है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। दूसरा परमादेश, ठीक है। परमादेश का तात्पर्य यह होता है जब कोई सरकारी कर्मचारी या जब कोई अधिकारी अपना काम अच्छे ढंग से ना कर रहा हो तो परमादेश जारी किया जाता है, ठीक है। तीसरा होता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है किस अधिकार से अगर आपने ये पद धारण किया हुआ है, अगर आपने कुछ गलत तरीके से कोई पद धारण किया गया है, तो वो अधिकार परीक्षा से आपसे पूछा जा सकता है, फिर आपको अपना प्रूफ देना पड़ेगा। तो ये आपको 3 क्लियर हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और अधिकार परीक्षा। उसके बाद जारी किया था प्रतिषेध। जब कोई जब कोई केस किसी न्यायालय में चल रहा हो और वो न्यायालय उसकी सुनवाई सही ढंग से नहीं कर रहा हो, तो उसके उच्च न्यायालय को, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए उच्च न्यायालय हाई कोर्ट हो जाएगा, हाई कोर्ट के लिए उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। तो उच्च न्यायालय को लगता है कि ये अपने अधिकारों का गलत उपयोग करके सही ढंग से ये सुनवाई नहीं चल रही, तो उस केस को अपने पास मंगवा कर सुनवाई कर सकता है, तो वो प्रतिषेध कहलाता है। और 5वां होता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में ये होता है जब कोई निम्न न्यायालय अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर कर गलत फैसला सुना चुका होता है और उच्च न्यायालय को लगता है कि ये फैसला सही नहीं है, तो ये उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है, जिससे वो मामला उच्च न्यायालय में उसकी सुनवाई होती है। तो प्रतिषेध, ठीक है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण में बस इतना सा फर्क है। ये जो रनिंग केस चल रहा है उसके संबंध में है, और उत्प्रेषण जो होता है वो केस जिसका निपटारा हो चुका होता है, उसके ऊपर भी हाई कोर्ट या मतलब जो उच्च न्यायालय होता है वो उस पर सुनवाई कर सकता है। तो ये होती हैं आपकी 5 तरह की रिटें। तो थोड़ा समय लगा, बट मुझे लगता है कि मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों के लिए कितने विषय सूचीबद्ध किए गए हैं? देखिए, भारतीय संविधान के भाग 9 में, ठीक है, ये जिक्र है। और आर्टिकल 243 आपका जी जो है
या आपको कहे कि 9, हिंदी में 9 और इंग्लिश में जी, इसमें आपके पंचायतों के जो प्रावधान है 29 विषयों के प्रावधान है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, और राज्यपाल का जो जिक्र है वो देखिए, जो राज्य व्यवस्था है, ठीक है, उसका जिक्र है आर्टिकल 152 से 237 तक। ठीक है, ये पूरे हमारे जो स्टेट की राज्य व्यवस्था है उसके बारे में जिक्र है, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री सब चीज़ें आ जाती हैं। तो राज्यपाल की अगर स्पेशली बात करें तो उसका राज्यपाल का आर्टिकल स्टार्टिंग होता है 153 से। ठीक है, इसके लिए थोड़ा मैं समय लेना चाहूँगा। ठीक है, वीडियो लंबी बनती है तो बन जाए, लेकिन मैं अगर आपके लिए एक भी क्वेश्चन आज तैयार करवा देता हूँ तो मैं अपनी वर्थ पूरी कर रहा हूँ। तो मैं इसके लिए आपको समय लेना चाहता हूँ। जैसे आपको मैंने बताया कि आर्टिकल 153 से जिक्र है, तो हम स्टार्ट करेंगे एक शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक आप नोट करिए, रा कानी, ठीक है, कायो, ठीक, सस, ये 2 बार सस। ठीक है, ठीक है, दोबारा लिख देता हूँ, राकानी, ठीक है, कायो, सस। एक क्या 2 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा, राकानी कायो सस। तो रा से आपको मैंने बोला 153 से स्टार्ट है। ठीक है, पहला आर्टिकल। ठीक है, दूसरा आर्टिकल क्या हो जाएगा 154, 1 लगा लीजिएगा। तीसरा 155, आपका राज्यपाल कवर हो जाएगा, इससे मैं कह रहा हूँ। ठीक है, कोई भी राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद का कोई क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। ये हो जाएगा 156, ये हो जाएगा 157, लाइन से आप सजा दीजिए इसको, 158, और ये हो जाएगा 159। थोड़ी जगह कम है तो आप इसको चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इस तरीके से हमें इस काम को करना है। ये 153 क्या कहता है, मैंने आपको क्या बोला, स्टार्टिंग होती है 152 से, राज्य व्यवस्था की, जो स्टेट में जो गवर्नमेंट है उसकी। 152 में जो है वो होता है राज्य की परिभाषा। ठीक है, राज्य के प्रकार, उसकी बात की गई है। तो इसका हमारा राज्यपाल से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, राज्यपाल की स्टार्टिंग होती है 153 से। तो इसका मतलब ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, तो ये रा से राज्यपाल। ठीक है, और का से राज्य कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा, राज्यपाल होगा। ठीक है, उसकी निर्वाचन या नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता, नियुक्ति की जाती है, जिसकी चर्चा 155 में है। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, तो नी से नियुक्ति। ठीक है, का से कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल कहाँ होता है, जो उसका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्यकाल होता है। यो से योग्यता। ठीक है, ठीक हो गया। और 100 से शर्तें, जो जो उसकी शर्तें होती हैं वो 35 वर्ष का होना चाहिए, मिनिमम आयु 35 की होनी चाहिए। उस राज्य का राज्यपाल नहीं होना चाहिए, जो मुख्य शर्तें ये हैं। और बाकी लाभ का पद धारण नहीं किया होना चाहिए, दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए, ये तरह की शर्तें हैं, वो अलग है। और फिर ये शपथ की चर्चा है 159 में। शपथ दिलाता है इसको हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो ये आप एक या 2 बार बोलेंगे, राकानी कायोसस, राकानी कायोसस, राकानी कायोसस। और आप 153 से सजा के रख दीजिए और 159 तक ले जाके जाइए, आपका राज्यपाल संबंधी कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो यहाँ मेरे को थोड़ा समय लगा बताने के लिए, लेकिन अगर मैं आपको इतने अनुच्छेद क्लियर कराने में सक्षम हो गया तो मेरा आज का ये पेपर की वर्थ पूरी हो गई। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए उत्तरदायित्व का वर्णन करता है? ये जो जिक्र है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 51 में जिक्र है इस चीज़ का। और ये कहता है कि राज्य, स्टेट अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, समझौतों में शांति से उनका निपटारा करेगा। ठीक है, इसमें ये होगा राज्य के नीति तत्व। ठीक, डीपीएसपी इनको कहता है। डीपीएसपी को भारत ने लाया है आयरलैंड से। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। आयरलैंड कहाँ से लाया, स्पेन से लाया। ठीक है, ये आजकल ये पूछ सकता है कि आयरलैंड कहाँ से लाया, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया। आयरलैंड से लाया, डीपीएसपी आयरलैंड से, कई सालों से क्वेश्चन देखते आ रहे हैं। आयरलैंड कहाँ से लाया, स्पेन से लाया। स्पेन कहाँ से लाया, स्पेन कहीं से लाया नहीं, स्पेन ने खुद बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव, ठीक है, महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के किसी सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है? देखिए,
राष्ट्रपति पर महाभियोग स्टार्ट करने के लिए 25% या 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर की आवश्यकता है। ठीक है, ये स्टार्ट करने की बात चल रही। आप चाहे लोकसभा स्टार्ट करिए, चाहे राज्यसभा स्टार्ट करिए, कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसको उस सदन से, जिस सदन से शुरू किया गया है, वहाँ से पास करने के लिए 2/3 सदस्यों की आवश्यकता, सहमति की आवश्यकता है, अगर वो पास करवाना चाहते हैं। ठीक है, फिर दूसरे सदन में भेजाएगा, दूसरे में भी 2/3 से पास होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये इसका तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट, पंचायती राज संबंधी निम्नलिखित समितियों को कालक्रम में व्यवस्थित करिए। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा। इसके लिए एक ट्रिक है, अगर याद रख सकते हैं, बहुत अच्छी ट्रिक है। BA पास 73 में। ठीक है, BA पास 73 में, B से बलवंत राय कमेटी। ठीक है, दूसरे A से अशोक मेहता कमेटी, PVK कमेटी, सिंघवी कमेटी। ठीक है, तो इससे आपका ये आंसर आराम से निकल आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको तो एक से ही आंसर निकाला रहा, थर्ड वाला। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ये आर्टिकल 213 हो जाएगा। और यहीं पर हम आर्टिकल को निकाल लेते हैं। जैसे ये 213 है, एक सेकंड, पहले मैं राष्ट्रपति के बताता हूँ, फिर इसके बाद राष्ट्रपति को होता है 123 में। ठीक है, आर्टिकल 123 में। ठीक है, और अगर हम यहाँ से ठीक है 123 में है, इस एक को उठा के हम यहाँ पर ले आते हैं, तो मतलब 213 बन जाता है। तो 213 में राज्यपाल का, 123 में राष्ट्रपति का। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? ठीक है, तो ये किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए। तो अभी फिलहाल प्रस्तावना की बात करी है, तो प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, इसमें प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया, उसमें 3 शब्द जोड़े गए। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, समाजवादी। ठीक है, आज भले ही क्वेश्चन कम हो, लेकिन एक्सप्लेन आज पूरा करेंगे। ठीक है, थोड़ा आप पेशेंट बना के रखिएगा। पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का जिक्र नहीं है, पंथ निरपेक्ष शब्द का जिक्र है। ठीक है, ओके, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था, हाँ, ये B हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, बाकी आपको प्रस्तावना याद रहनी चाहिए, एक ही लाइन में आप बोल सकते हैं प्रस्तावना को। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। हम कहाँ तक पहुँच गए थे? 10 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, आगे करते हैं। भारतीय संविधान में विधि का शासन किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये आपको पता है, कानून के समक्ष समानता। ठीक है, ये वाला इसका आर्टिकल हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में मतदान की आयु को कम करने से संबंधित था? ठीक है, मैं इसको बता चुका हूँ, 61वां संविधान संशोधन 1989। ठीक है, ये आपको बता दिया था, तो इसका आंसर 61वां हो जाएगा। ओके ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये जोधपुर में स्थित है। भारत में के निम्नलिखित राज्यों में कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है, तो इसमें आंध्र प्रदेश हो जाएगा। निम्न में से किस में भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई? देखिए, थोड़ा सा यह कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम का प्रेशर जब होता है, तो इसमें क्या था कि इसका राज्य पुनर्गठन आयोग ये हो जाएगा की स्थापना 1953 में की गई। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट दी 1955 में। ठीक है, और 1956 में उनकी रिपोर्ट के आधार पर 14 राज्य, ठीक है, और 6 यूटी का निर्माण कराया गया था। ठीक है, ओके, फजल अली आयोग इसको बोलते हैं, फजल अली आयोग। ठीक है, ओके, फिर नेक्स्ट हो जाएगा
भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? सॉरी, ये तो हो गया है, ठीक है, ये हो चुका है, सॉरी। 16 पे आते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा भारत में प्रथम राज्य जो अपने सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद का उपयोग करेगा? तो ये हमारा प्यारा उत्तराखंड। और नेक्स्ट हो जाएगा ये 6 फरवरी 2018 को निर्गत भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार, ठीक है। अभी तो वैसे 2021 की रिपोर्ट आ गई है, ठीक है। तो उस समय जो था ये आंसर 21.54 हो जाएगा। वर्तमान में 2021 में अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वनों का जो प्रतिशत है वो है 45.44, ठीक है। और वनों में प्रतिशत में वृद्धि जो हुई है पिछली वन रिपोर्ट के अपेक्षा ये 2.09% वृद्धि हुई है, ठीक है। ये एक आंकड़ा है। और सबसे ज़्यादा जो वनों का क्षेत्रफल है वो है पौड़ी राज्य में, ये आपको याद होना चाहिए। प्रतिशत की बात करें, प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा वनाच्छादित क्षेत्र हो जाएगा नैनीताल, ठीक हो गया। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और सबसे निम्न में पीछे उधम सिंह नगर के नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें अनुसूचित जातियों की संख्या नहीं थी? बहुत ध्यान से सुनिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें अनुसूचित जातियों की संख्या नहीं थी? अब आप सोचिए कि किसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी स्टूडेंट ने गलती करी होगी, इसमें गलती हो जाती है इस क्वेश्चन में। जब हम अनुसूचित जाति पढ़ते हैं या जनजाति पढ़ते हैं ध्यान नहीं देते हम लोग, यहाँ पे जातियों की बात करेंगे। तो अधिकतर स्टूडेंट ने गलती करी गोवा के साथ जाकर, ठीक है। तो लेकिन इसका जो सही आंसर होगा इसका नागालैंड होगा। आप ध्यान दीजिए, नागालैंड में जनजातियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर अनुसूचित जातियों की बात की गई है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देके इसका आंसर नागालैंड हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा भारत में जनसंख्या विस्फोट, उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु, ठीक है। एक ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है जिसके बारे में थोड़ा मैं टाइम जरूर लूँगा, ठीक है। तो ये जो है 20वां क्वेश्चन है, भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, ठीक है। तो इसका उत्तर देने से पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, भारत की जो स्थल सीमा की लंबाई, इसमें आपको 3 चीज़ें मैं निकाल के देता हूँ। स्थल सीमा की जो लंबाई है, ऑन स्थल सीमा की जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर, ठीक हो गया। अगर सागरी सीमा की लंबाई बात करें, ठीक है, सागरी सीमा की या मुख्य भूमि, मतलब ये मुख्य भूमि की सागरी सीमा है, ठीक है। हमारे पास लक्षद्वीप भी है, अंडमान भी है, कुछ दमनदीप का एरिया भी आ जाता है। उन सबको निकाल कर अगर मुख्य भूमि की बात करें तो ये हो जाता है 6100 किलोमीटर। ये आप नोट कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है, एग्जाम में आ जाता है। अब अगर इसमें यूनियन टेरिटरीज को लिया जाता है, उनकी भी सागरी सीमा को मिला लिया जाता है। अंडमान, लक्षद्वीप, दमनदीप, जो भी नागर हवेली, इनका भी जो पार्ट जो समुद्र में है, जो मुख्य भूमि से सटा हुआ नहीं है, तब ये बन जाता है टोटल हमारा 7516.5 किलोमीटर। ये होगी सागरी सीमा की लंबाई। तो इसका आंसर हो जाएगा 20वें क्वेश्चन का 6 है, बट यहाँ 5 होता है जनरली, ठीक है। तो लमसम में ये हम इसको आंसर मान सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो ये रानीगंज है, पश्चिम बंगाल में। देखिए, अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण भारत IWAI एक संवैधानिक संस्था के रूप में 27 अक्टूबर 1986 को गठित हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ? देखिए, ऐसे क्वेश्चन ये उत्तराखंड जो PSC है ना लेके आता है, 1-2 क्वेश्चन ऐसे कि दिमाग हिला देगा। अब देखिए, अंतःस्थलीय जल प्राधिकरण, ये लड़कों बच्चों के दिमाग में गया कि ये मुंबई में होना चाहिए, लेकिन मुंबई नहीं, इसका जो है ना, इसका है ये नोएडा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे? ठीक है, तो इसमें क्या था कि ये काका कालेकर जी थे। अब इसमें ये तो आपको पता लग गया काका कालेकर जी थे, ठीक है। अब इसमें आपको मैं 2 चीज़ें निकाल के दे रहा हूँ। एक तो जो पिछड़ी जाति आयोग का जिक्र है वो संविधान के कौन सी आर्टिकल में है? वो है 340 में, ठीक है। चलो मैं सारे बता देता हूँ, एक सेकंड, टाइम लगता है तो लगने दो। SC आयोग का जिक्र है, ये है 338 में, ठीक है। ST आयोग का जिक्र है, ये 338A में है, ठीक है। और जो आपका OBC है, पिछड़ी जाति आयोग है, उसका जिक्र है 340 में। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं निकाल के आ रहा हूँ। तो कुछ संशोधन किए गए थे पिछड़ी जाति OBC से संबंधित। जो संशोधन था वो था
जो आपका था 102वां संविधान संशोधन, ठीक है, 102वां संविधान संशोधन, ये आपका इम्पोर्टेंट है। वैसे इम्पोर्टेंट तो आपका 100 से लेकर 100, 101, ठीक है, 102 और 124, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ये संविधान संशोधन, ये वहाँ लिख लीजिएगा, 101वां, 102वां, 124वां। ठीक है, आज क्वेश्चन कम ही करेंगे लेकिन इनको क्लियर करके चलेंगे, ठीक है। जो 100वां संविधान संशोधन है, मैंने पिछले एक वीडियो में शायद बताया था, जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूटेड लैंड है उससे संबंधित समझौते के लिए ये 100वां संविधान संशोधन था। 101वां जीएसटी से संबंधित है, 102वां मैं आपको पहले बता चुका हूँ ओबीसी से है, और 124वां इकोनॉमिकल वीकर क्लास, मतलब जो आपका आर्थिक रूप से जो वीकर है उनके लिए प्रावधान के लिए 124वां संविधान संशोधन बनाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चारों के चारों। तो आपको इस क्वेश्चन के साथ ये आपको 4 चीज़ें और अब मैंने निकाल के दे दी है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, चलिए आज 25 ही क्वेश्चन करते हैं, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो ये अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन का कोई रिलेवेंस नहीं है, उस समय का ये क्वेश्चन था 2021 का, कोई फ़ायदा नहीं है। मेमोरी खाली बढ़ा के मेमोरी कार्ड में फालतू डाउनलोडिंग करके कोई मतलब नहीं है। उसके बाद ये जो है इसका भी फ़िलहाल कोई इसका औचित्य नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं, किस भारतीय राज्य ने हरा भरा ड्रोन आधारित वनारोपण की शुरुआत करी? तेलंगाना। इससे रिलेटेड मैं एक आपको और बता देता हूँ क्वेश्चन कि भारत का प्रथम, ठीक है, मानव युक्त ड्रोन जो है उसका नाम बता दीजिए। अभी जस्ट इसका लॉन्च करने वाला है भारत। और मानव युक्त मतलब उसमें मानव ही जाएगा ड्रोन में। जनरली हम लोग अभी तक सोचते हैं कि ड्रोन मूवीज़ बनाने के काम आता है, वीडियो खींचने के बनाने काम आता है, या अपना कोई सामान पहुंचाने काम आता है, ऐसे सुना है हमें, दवाइयाँ पहुंचाने का हमने सुना है। बट अब मानव भी उस ड्रोन में बैठेगा और अपना जो भी इन्वेंशन होगा, जो भी उसका वो करेगा। तो उस ड्रोन का नाम है वरुण, ठीक है, उस ड्रोन का नाम है वरुण, ठीक है, याद रखिएगा। तो ठीक है, तो आज हम लोग ये 26 क्वेश्चन पे रोकते हैं। डिस्कशन काफ़ी अच्छा हो गया, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, ठीक है। और फिर ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमें 100 क्वेश्चन करने हैं, तो जिसमें ज़्यादा समय लगेगा उसको लेके चलेंगे, जिसमें कम समय लगेगा उसको साइड से निकाल देंगे। तो ठीक है, बने रहिए स्टडी एट द उत्तराखंड के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।